जब भी हम करियर की शुरुआत करते हैं तो सफलता का पूरा रास्ता ना एक बहुत ही सटीक गणित के फॉर्मूले जैसा लगता है। हम्म। मतलब ऐसा लगता है कि अगर पास में एक बेहतरीन डिग्री है, एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार है और आईक्यू लेवल एकदम ऊंचा है, तो बस सफलता पक्की है। हाँ, बिल्कुल। वो 2 और 2 4 वाली बात हो गई। हाँ, वही। जैसे 2 और 2 मिलकर हमेशा 4 होते हैं, वैसे ही अच्छी डिग्री और हाई आईक्यू मिलकर एक बेहतरीन करियर बनाते हैं। हम्म। मैं तो हमेशा से यही मानती थी। और सच कहूं तो ये धारणा बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारी जो पूरी शिक्षा प्रणाली है ना, वो इसी कॉग्निटिव क्षमता को, यानी हमारी तार्किक बुद्धि को मापने और उसी पर इनाम देने के लिए डिजाइन की गई है। हम्म। एक तरह से हम सभी इसी विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि हमारा जो आईक्यू है वही हमारी काबिलियत का इकलौता और सबसे प्रामाणिक पैमाना है। लेकिन दिलचस्प बात तब होती है जब असल दुनिया से सामना होता है। हाँ। मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस या किसी बड़े संस्थान के अंदर कदम रखते ही ना, वो सीधा गणित एकदम काम करना बंद कर देता है। एकदम सही कहा आपने। अक्सर देखने में आता है कि कॉलेज का जो सबसे होशियार इंसान था, जिसका आईक्यू शायद बैच में सबसे ज्यादा था, वो अपनी टीम के साथ बहुत संघर्ष कर रहा होता है। और वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड शायद बहुत औसत रहा हो, वो अचानक एक बेहतरीन लीडर बनकर उभरता है। हाँ, और यहाँ आके वो जो सफलता का गणित था वो पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, असल दुनिया का बोर्डरूम कोई एग्जाम हॉल तो है नहीं, जहाँ बिल्कुल। सिर्फ सही जवाब देने से काम चल जाए। वहाँ का जो माहौल होता है वो इंसानी व्यवहार, आपसी टकराव और भावनाओं की बेहद जटिल जाल से बुना होता है। सही बात है। इस धुंधले और अनिश्चित माहौल में सिर्फ डेटा या लॉजिक के सहारे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय ठीक यही जटिलता है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं, उसका आधार है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नोट्स। बहुत ही शानदार स्रोत है ये। बिल्कुल। और इन नोट्स से ये साफ होता है कि भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान सिर्फ ऐसे लोगों की तलाश नहीं कर रहा है जो अच्छे ह्यूमन कैलकुलेटर्स हों, बल्कि वो ऐसे ऑफिसर्स चाहते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईआई को गहराई से समझते हों। और मैं ये साफ कर दूं कि इन नोट्स को आज खंगालने का हमारा मकसद सिर्फ किसी परीक्षा के सिलेबस को रटना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस महज लीडरशिप सेमिनार्स में इस्तेमाल होने वाला कोई फैंसी बज़वर्ड नहीं है, बल्कि ये संकट के समय सही निर्णय लेने और एक पूरे सिस्टम को टूटने से बचाने वाला सबसे अनिवार्य कौशल है। इस संदर्भ में ना नोट्स की शुरुआत में ही एक बहुत ही मजबूत दावा किया गया है, जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। उसमें साफ लिखा है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप की दुनिया में आईक्यू आपको नौकरी के इंटरव्यू तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन आपका ईक्यू या इमोशनल कोशेंट ही ये तय करता है कि आप प्रमोशन पाकर एक लीडर बनेंगे या नहीं। यानी बुद्धिमत्ता दरवाजे के अंदर तो ले आएगी, लेकिन उस कमरे पर राज करना आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले इस ईक्यू के बुनियादी सिद्धांत को समझना जरूरी लगता है मुझे। देखिए, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये अवधारणा कोई बहुत नई नहीं है। इस शब्द को सबसे पहले पीटर सलोवी और जॉन मेयर ने गढ़ा था। अच्छा। लेकिन 1995 में डैनियल गोलमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसे अपनी रिसर्च से दुनिया भर में लोकप्रिय कर दिया। और गोलमैन का दावा कोई छोटा मोटा दावा नहीं था। तो उनका क्या कहना था मुख्य रूप से? उनका स्पष्ट कहना था कि जब बात एक बेहतरीन लीडर बनने की आती है ना, तो ईक्यू का महत्व आपके आईक्यू और आपकी सभी टेक्निकल स्किल्स को मिलाकर भी 2 गुना होता है। 1 मिनट, 2 गुना? ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान मैक्रो इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस के गणित में पूरी तरह जीनियस है, लेकिन उसमें अपनी टीम के साथ संवाद करने की क्षमता नहीं है, तो वो उस इंसान से बहुत पीछे रह जाएगा जो तकनीकी रूप से औसत है, लेकिन जिसका ईक्यू मजबूत है। असल में बात सिर्फ पीछे रह जाने की नहीं है, बात प्रभावशीलता की है। जो हमारी स्रोत सामग्री है वो कॉग्निटिव एबिलिटी यानी आईक्यू और स्ट्रीट स्मार्ट्स यानी ईक्यू के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचती है। आईक्यू इंसान को ये बताता है कि किसी जटिल समस्या का लॉजिकल समाधान क्या है, ठीक है, लेकिन ईक्यू ये सिखाता है कि उस समाधान को धरातल पर उतारने के लिए अलग अलग सोच वाले लोगों की टीम को एक साथ कैसे लाया जाए। बिना टीम के सहयोग के अकेले बनाई गई दुनिया की सबसे अच्छी योजना भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। इसे सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक उपमा आ रही है।
अगर हम आज के तकनीकी युग की भाषा में बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आईक्यू एक स्मार्टफोन के उस बेहद शक्तिशाली प्रोसेसर की तरह है जो 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस कर सकता है? बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। हाँ, लेकिन जो ईक्यू है वो उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस है। वो ओएस ही ये तय करता है कि अलग-अलग एप्स कैसे काम करेंगी, बैटरी कैसे बचेगी और अंततः वो फोन बाहरी दुनिया के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। बिल्कुल। और इस उपमा को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर जाए या उसमें कोई बड़ा बग आ जाए तो उस फोन के अंदर दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर लगे होने का भी कोई फायदा नहीं है। स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाएगी। एकदम। जब किसी लीडर का ईक्यू फेल होता है तो ठीक ऐसा ही होता है। उसकी सारी तकनीकी क्षमता, सारा आईक्यू मानो लॉक हो जाता है। डैनियल गोल्डमैन का जो मॉडल है वो असल में इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड को डिकोड करता है कि आखिर ये बनता कैसे है। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड्स को खोलकर देखते हैं। नोट्स में डैनियल गोल्डमैन के मॉडल के आधार पर इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 प्रमुख आयाम बताए गए हैं, जिन्हें एनाटॉमी ऑफ ईक्यू भी कहा गया है। इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत क्षमताएं यानी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज और दूसरा है सामाजिक क्षमताएं यानी सोशल कॉम्पिटेंसीज। तो व्यक्तिगत क्षमताओं की शुरुआत होती है उस नींव से जिस पर पूरा का पूरा ईआई टिका है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। अच्छा। लेकिन देखिए, ये सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं है कि मैं आज उदास हूं या मैं खुश हूं। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बहुत गहरा है। तो मतलब ये और क्या-क्या कवर करता है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं, अपनी ताकतों, कमजोरियों के साथ साथ ये समझना कि आपके मूड का पूरे कमरे पर या आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी अगर एक मैनेजर तनाव में है और वो बिना इस बात का एहसास किए मीटिंग में बैठता है तो वो अनजाने में अपना तनाव पूरी टीम में ट्रांसफर कर देगा। सेल्फ अवेयरनेस उसे ये देखने की क्षमता देती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और नोट्स के अनुसार ना इसी सेल्फ अवेयरनेस से एक वास्तविक आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है उसे अपने फैसलों पर कोई अंधा घमंड नहीं होता, बल्कि एक शांत और स्थिर आत्मविश्वास होता है। उसे पता होता है कि वो किन चीजों में अच्छा है और कहाँ उसे दूसरों की मदद चाहिए। जब ये अवेयरनेस आ जाती है तो फिर सिस्टम का अगला अपडेट आता है सेल्फ रेगुलेशन। हाँ, यानी जब आपको पता चल गया कि अंदर क्या चल रहा है तो उस पर लगाम कैसे लगानी है। नोट्स इसे विनाशकारी आवेगों या डिस्ट्रप्टिव इम्पल्सेस को नियंत्रित करने की क्षमता बताते हैं। और यही वो जगह है जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने से बचता है। अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझें तो एक स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रिया के बीच कुछ मिलीसेकंड का एक गैप होता है। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही तीखा और अपमानजनक ईमेल भेजा है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? तुरंत एक कड़वा जवाब टाइप करके सेंड कर देना। हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम आवेग है। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन उस गैप को बढ़ा देता है। ये इंसान को रुकने, लंबी सांस लेने और ये सोचने की ताकत देता है कि इस ईमेल का 1 घंटे बाद ठंडे दिमाग से क्या जवाब देना चाहिए। और शायद इसीलिए नोट्स में ये भी कहा गया है कि जो लीडर्स अपनी भावनाओं को रेगुलेट कर पाते हैं वे अपनी टीम की नजरों में ज्यादा भरोसेमंद बन जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि टीम को पता होता है कि उनका लीडर अचानक से बिना बात के गुस्सा नहीं करेगा या पैनिक नहीं होगा। सही कहा। अब देखिए, सेल्फ अवेयरनेस और रेगुलेशन के बाद व्यक्तिगत क्षमताओं का तीसरा और बहुत ही दिलचस्प आयाम आता है, मोटिवेशन। अच्छा। ये वो इंजन है जो इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक चलाता है। यहीं पर ना मुझे इन नोट्स के दृष्टिकोण से थोड़ी सी असहमति है। मतलब चलिए थोड़ी व्यवहारिक बात करते हैं। नोट्स कहते हैं कि मोटिवेशन का मतलब है पैसा या रुतबे से परे काम करने का जुनून, यानी एक ऐसा इंटरनल ड्राइव जो लगातार ऊर्जा देता है। लेकिन अगर हम आज की कॉरपोरेट दुनिया या बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो क्या एक बड़ी सैलरी, भारी बोनस और एक ऊंचा पद ही सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं होता? क्या पैसे से परे का जुनून सिर्फ किताबों में अच्छा लगने वाला एक आदर्शवादी विचार नहीं है? कि सवाल बहुत बार उठाया जाता है और सतह पर देखने में बहुत तार्किक भी लगता है। पैसा, बोनस या रुतबा निश्चित रूप से किसी को शुरुआत में आकर्षित कर सकते हैं, वे किक देते हैं। हाँ। लेकिन ये किक बायोलॉजिकली डोपामिन के एक छोटे से स्पाइक की तरह है। नोट्स यहाँ जिस मोटिवेशन की बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म किक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा के तंत्र पर आधारित है। मतलब जब वो प्रमोशन का नशा उतर जाता है तब क्या होता है? ठीक यही बात है। मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया। पहले 6 महीने वो उस रुतबे और सैलरी से बहुत प्रेरित रहेगा, लेकिन 1 साल बाद जब काम का भारी दबाव, जटिल नीतियां बनाने का स्ट्रेस और ऑफिस की राजनीति हावी होने लगेगी,
तब तो मुश्किल होगी। तब वो सैलरी उसे रोज सुबह बिस्तर से उठने की ऊर्जा नहीं दे पाएगी। अगर मोटिवेशन सिर्फ बाहरी था तो बर्नआउट होना एकदम तय है। अच्छा, अब समझी मैं। इसके विपरीत जो आंतरिक प्रेरणा होती है उसका मतलब है उस काम के प्रभाव से जुड़ाव महसूस करना। एक ऐसा लीडर जो ये मानता है कि उसके बनाए नियमों से देश के लाखों छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, उसे उन मुश्किल दिनों में भी काम करने की ताकत मिलेगी। यही कारण है कि स्रोत इसे आशावाद से जोड़ता है। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है मुझे। हम्म, तो ये 3 चीजें, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन, हमारे आंतरिक सिस्टम को दुरुस्त करती हैं। बिल्कुल। अब बात आती है बाहरी दुनिया से जुड़ने की, जिसे सामाजिक क्षमताएं या सोशल कॉम्पिटेंसीज कहा गया है। इसमें सबसे पहला नाम है एम्पैथी। हम सभी बुनियादी तौर पर जानते हैं कि एम्पैथी का मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना है। लेकिन इन नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी। और देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के बारे में नहीं है। एक बड़े संस्थान में एम्पैथी को एक ऑपरेशनल टूल की तरह देखा जाता है। ऑपरेशनल टूल? कैसे? जब आप ऐसे संस्थान में काम कर रहे हैं जहां अलग-अलग राज्यों, भाषाओं, आर्थिक पृष्ठभूमियों और सोच वाले लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो टकराव होना तो तय है। हाँ, वो तो है। वहां एम्पैथी का मतलब ये समझना है कि सामने वाले का जो नजरिया है वो उसकी अपनी सांस्कृतिक या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से आ रहा है। ये बिना जज किए दूसरों की बात सुनने और समझने की क्षमता है। और इसी से जुड़ा है आखिरी आयाम, सोशल स्किल्स। जब हम सोशल स्किल्स कहते हैं तो अक्सर दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जो बहुत बातूनी हो, पार्टियों में सबसे मिलता जुलता हो। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के संदर्भ में इसका अर्थ बहुत रणनीतिक है। ईआई में सोशल स्किल्स का मतलब है एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाना जो संकट के समय काम आ सके। एक लीडर को सिर्फ आदेश नहीं देने होते, उसे बदलाव लाने होते हैं। सही बात है। और बदलाव अक्सर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के साथ आता है। ऐसे में अपनी बात मनवाने की क्षमता यानी प्रेरक क्षमता और टीम को बिना डराए एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाना, यही असली सोशल स्किल है। अगर इन पांचों को एक सूत्र में पिरोएं तो पहले इंसान खुद को समझता है, फिर खुद पर नियंत्रण रखता है, खुद को आंतरिक रूप से प्रेरित करता है, उसके बाद वो दूसरों की भावनाओं को पढ़ता है और अंततः उन सभी को एक साथ लाकर लक्ष्य हासिल करता है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। ये वाकई एक फूल प्रूफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब समय है इस थ्योरी को वास्तविक दुनिया के सबसे बड़े प्रेशर कुकर में टेस्ट करने का। मतलब रिजर्व बैंक जैसे नियामक निकाय के संदर्भ में ये कैसे काम करता है? देखिए, रिजर्व बैंक का जो माहौल है ना, वो किसी सामान्य कंपनी से बहुत अलग होता है। वहां दांव पर कुछ करोड़ का मुनाफा नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था होती है। बिल्कुल। ऐसे हाई स्टेक माहौल में सबसे पहली जरूरत होती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी द्वंद्व समाधान की। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जब नीतियां बनती हैं तो अलग-अलग विभागों, सरकार और कमर्शियल बैंकों के बीच भारी असहमति होना एक आम बात है। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ सरकार ग्रोथ बढ़ाना चाहती है, दूसरी तरफ महंगाई कंट्रोल करने का दबाव है और बैंकों की अपनी अलग समस्याएं हैं। ऐसे में एक अधिकारी को बिना अपना आपा खोए, बिना किसी पक्ष को नीचा दिखाए, एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना होता है जो सबके लिए काम करे। अगर उस अधिकारी का ईक्यू कमजोर है तो वो या तो दबाव में टूट जाएगा या फिर अपने अहंकार में आकर कोई जिद्दी फैसला ले लेगा। और इसी दबाव से जुड़ा एक और उदाहरण नोट्स में बहुत प्रमुखता से दिया गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और लिक्विडिटी क्राइसिस की स्थिति। इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए, देश के सिस्टम में अचानक नकदी की भारी कमी हो गई है, शेयर बाजार लगातार गिर रहा है, मीडिया हर मिनट सवाल पूछ रहा है और आम जनता में पैनिक फैलने का डर है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयंकर दबाव वाला माहौल है। हाँ, जहां हर सेकंड कीमती है। ऐसे समय में एक लीडर के अंदर भावनात्मक लचीलापन या इमोशनल रेजिलियंस होना ही चाहिए। अगर वो लीडर खुद पैनिक कर जाएगा और अपने मातहतों पर चिल्लाने लगेगा तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। उसे खुद शांत रहकर अपनी टीम में तार्किक रूप से सोचने का भरोसा जगाना होता है। यहीं पर स्रोत में एक ऐसी अवधारणा का जिक्र है जिसने इस विषय को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। वो है इमोशनल हाईजैकिंग। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये सुनने में जितना गंभीर है, मुझे लगता है इसके पीछे का विज्ञान उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। ये हाईजैकिंग आखिर होती कैसे है? ये पूरी तरह से ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारे दिमाग में एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है
जिसे एमाइगडाला कहते हैं। अच्छा, एमाइगडाला। इसका काम है खतरों को पहचानना और भावनाओं को प्रोसेस करना। दूसरी तरफ हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो लॉजिक, तर्क और सोचने समझने का काम करता है। जब हम अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या किसी बड़े डर का सामना करते हैं, तो एमाइगडाला उस स्थिति को एक शारीरिक खतरे के रूप में देखता है। और वो खतरे से निपटने के लिए दिमाग के लॉजिकल हिस्से को शट डाउन कर देता है। बिल्कुल। एमाइगडाला हमारे तार्किक दिमाग को पूरी तरह से बायपास कर देता है और उस पर कब्जा कर लेता है। यही हाईजैकिंग है। ये फाइट और फ्लाइट मोड है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में सामने कोई खूंखार जानवर तो होता नहीं है, बल्कि एक मुश्किल ईमेल या कोई तीखी बहस होती है। हाँ, सच में। जब कोई नीति निर्माता इस हाईजैकिंग का शिकार होता है, तो वो आवेश में आकर कोई ऐसा इम्पल्सिव फैसला ले सकता है जो बाद में विनाशकारी साबित हो। इमोशनल इंटेलिजेंस इस हाईजैकिंग को रोकती है। ये इंसान को उस प्रतिक्रिया को रोकने और लॉजिकल दिमाग को वापस कंट्रोल देने का समय देती है। यहाँ पर ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। जब हम सेंट्रल बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स या जीडीपी की बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से आंकड़ों और गणित का खेल है। 7% ग्रोथ, 6% इन्फ्लेशन, ये सब कठोर डेटा है। नीतियां बनाते समय क्या सच में भावनाएं या एम्पैथी कोई मायने रखती है? क्या डेटा हर भावना से ऊपर नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है जो अक्सर अर्थशास्त्रियों के बीच बहस का मुद्दा रहता है। डेटा बहुत जरूरी है और गणित कभी झूठ नहीं बोलता। डेटा हमें एक इनपुट देता है, लेकिन नोट्स या लीडरशिप और एम्पैथी के बिंदु के जरिए एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। नीतियां हवा में नहीं बनती और ना ही उनका असर सिर्फ एक्सेल शीट्स तक सीमित रहता है। मतलब उस गणित का अंतिम परिणाम तो इंसानों पर ही लागू होना है। सटीक रूप से। जब सेंट्रल बैंक रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी करता है, तो कागज पर वो सिर्फ एक छोटा सा दशमलव है। हाँ। लेकिन असल दुनिया में उस आधे प्रतिशत का मतलब है किसी आम परिवार की ईएमआई का बढ़ जाना या किसी छोटे व्यापारी के लिए अपना कारोबार बढ़ाना मुश्किल हो जाना। ये तो वित्तीय नियमों का सामाजिक आर्थिक प्रभाव होता है। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर नीतियां सिर्फ निर्जीव डेटा को देखकर बनाई जाएंगी और जनता के संघर्ष या उनकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज किया जाएगा, तो लोग उस सिस्टम से अपना भरोसा खो देंगे और अर्थव्यवस्था तो विश्वास पर ही चलती है ना। बिल्कुल। एम्पैथी एक लीडर को वो मानवीय दृष्टिकोण देती है जो किसी भी चार्ट या ग्राफ में नहीं दिखाई देता। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि डेटा इनपुट है, लेकिन आउटपुट का असर मानवीय है। और इसी अनिश्चितता से निपटने के लिए नोट्स में एक अंतिम कौशल का जिक्र है, अडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलन क्षमता। वैश्विक वित्तीय दुनिया आज बहुत तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, भू राजनीतिक तनाव पल पल बदलते हैं। ऐसे में जो नियम आज काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो कल भी प्रासंगिक रहे। एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर अपनी बनाई गई पुरानी रणनीतियों से भावनात्मक रूप से चिपक कर नहीं रहता। उसमें इतना अहंकार नहीं होता कि वो अपनी गलती न मान सके। जब हालात और डेटा बदलते हैं, तो वो बिना किसी डर या झिझक के अपनी रणनीतियों को तुरंत बदल सकता है। इस पूरी चर्चा ने ना उस शुरुआती धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है कि सफलता सिर्फ आईक्यू का गणित है। जो विषय शुरुआत में शायद एक सॉफ्ट स्किल लग रहा था, वो दरअसल एक बहुत ही कठोर और व्यवहारिक कौशल है। और यही इन स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। चाहे बात खुद की भावनाओं को समझने की हो, एक टीम को मुश्किल वक्त में साथ लेके चलने की हो, या फिर आरबीआई जैसे संस्थान में बैठकर पूरे देश के लिए ऐसी नीतियां बनाने की हो जो तार्किक भी हों और मानवीय भी। ईआई एक ऐसा पुल है जो बौद्धिक क्षमता को वास्तविक दुनिया के परिणामों से जोड़ता है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ एक शानदार मार्कशीट या दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर वाला दिमाग जीवन की हर जटिलता को नहीं सुलझा सकता। बिल्कुल नहीं। तकनीकी ज्ञान दरवाजे तो खोल सकता है, लेकिन उन दरवाजों के पार की दुनिया में सही, संतुलित और दूरदर्शी फैसले लेने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस नाम के एक बहुत ही मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हमेशा पड़ेगी। आप कह सकते हैं कि ये केवल होशियार होने और असल में समझदार होने के बीच का अंतर है। बहुत खूब कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। हमने बात की कि कैसे इमोशनल हाईजैकिंग राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय नीतियों को बर्बाद कर सकती है,
जब डर या गुस्सा तर्क पर हावी हो जाता है। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल ट्रैप है जिससे सच में कोई अछूता नहीं है। तो जरा विचार करने वाली बात है, रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे वो करियर का चुनाव हो या पैसों का प्रबंधन, ऐसे कितने फैसले होते हैं जो असल में डेटा या तर्क पर नहीं लिए जाते। बहुत से फैसले ऐसे होते हैं। जैसे गुस्से में आकर नौकरी छोड़ देना या किसी डर के कारण शेयर बाजार में गलत निवेश कर देना। हम सभी के जीवन में ऐसे कितने महत्वपूर्ण मोड़ आए होंगे जहां हमारे अपने अनजाने गुस्से या डर ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया होगा। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो आत्ममंथन की मांग करता है। समझना बहुत जरूरी है कि फैसला कौन ले रहा है, हमारा तार्किक दिमाग